आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। तो एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण प्रकृति में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। तो एसिड, साल्ट और बेस जो है हमारे, एसिड, बेस एंड साल्ट जो है हमारे, ये नेचर में बहुतायत में पाए जाते हैं। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में यानी आमाशय में पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय यानी स्टमक द्वारा प्रचुर मात्रा 1.2 से 1.5 लीटर प्रतिदिन में स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिए, लगभग 1.5 लीटर के आसपास पर डे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl सिक्रीट होता है। यह पाचन क्रिया के लिए अति आवश्यक है। खाना को पचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और कह रहा है कि सिरके का मुख्य अवयव एसिटिक अम्ल है। जो हम लोग सिरका खाते हैं, खटाई जिसको कहते हैं, खटाई लेकिन सिरके वाली खटाई, तेल वाली नहीं। तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं संतरे के रस में साइट्रिक अम्ल एवं एस्कार्बिक अम्ल तथा इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा आमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। यह पाचन क्रिया के लिए अति आवश्यक है। सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू एवं संतरे के रस में साइट्रिक अम्ल एवं एस्कार्बिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है। अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लैटिन शब्द एसिडस से बना एसिटिक शब्द इनके लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है खट्टा। तो ध्यान दीजिए कि जो एसिडस शब्द है जिससे एसिड बना है, वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का, और इसका मतलब ही खट्टा होता है। तो एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो इसका मतलब है कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनका संबंध एसिड से है। अब देखिए आगे कह रहा है, तो कुल मिला के जो एसिडिक शब्द है उसका मतलब खट्टे से है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो एसिड होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, एसिड जो होते हैं। तो इसको ध्यान देना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन यानी H2 गैस निकालते हैं। और इसी का उल्टा कर देंगे तो ये क्षारक के लिए यानी बेस के लिए सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि क्षारक यानी बेस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नीले को लाल कौन करता है? एसिड। और लाल को नीला कौन करता है? लिटमस को? बेस। और जो बेस होते हैं क्षारक, ये स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुनी होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षारक का एक सामान्य उदाहरण कपड़े धोने का सोडा है। तो बेस का एक एग्जाम्पल देखिए, सोडा का मतलब साबुन से मतलब ही है। तो ये जो है साबुन जैसे होते हैं। और क्षारक का एक सामान्य उदाहरण क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा, जो धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। जब अम्ल एवं क्षार को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में अभिक्रिया करके लवण देते हैं।
तो ध्यान दीजिए कि जब हम एसिड और बेस को सही अनुपात में मिला देते हैं तो उन्हीं की क्रिया के द्वारा साल्ट बन जाता है, यानी लवण बन जाते हैं। लवणों के कुछ सामान्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट आदि। सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं, हमारे भोजन का एक मुख्य घटक है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से प्राप्त होता है। तो जितने भी हमारे साल्ट होंगे इनमें एसिड और बेस दोनों होंगे। तो जैसे NaCl है तो NaOH प्लस HCl ये मिल करके हमारा NaCl बना देते हैं और पानी निकल जाता है। इस H और OH मिलके पानी बना लेते हैं और ये NaCl बन जाता है। इसी प्रकार सारे जो अन्य हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो एसिड बेस हैं उनमें उनकी क्रिया से साल्ट बनते हैं, यानी लवण बनते हैं। अब देखिए आगे, कह रहा है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो खाने वाला साधारण नमक है और ये साल्ट भी है, यानी लवण है। ठोस अवस्था में पाया जाता है जिसमें धनावेशित सोडियम तथा ऋणावेशित क्लोराइड आयन आपस में विपरीत आवेशित स्पीशीज के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण गुच्छे बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो NaCl हमारा होता है इसमें दो तरीके के आयन होते हैं, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये आपस में गुच्छे नुमा संरचना बना लेते हैं। दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने पढ़ा है कि F जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K के। फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो चूंकि पानी का जो परावैद्युतांक है वो 80 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पानी में क्या होता है कि जब NaCl डाल देते हैं तो कह रहा है इस प्रकार, देखिए सार्वत्रिक विलायक है हमारा जल, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट होने के साथ साथ चूँकि यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है ही, और ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। देखिए, परावैद्युतांक को अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। NCERT में हमने फिजिक्स में जब पढ़ाया है तो अच्छे से बताया। तो इस प्रकार जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल 80 के गुणक में दुर्बल हो जाते हैं, जिससे आयन विलयन में मुक्त रूप से गमन करते हैं। अभी देखिए, ऊपर ही बताया गया कि जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/K के, और K चूंकि 80 है तो F हमारा 1/80 के गुणक से कम हो जाता है। फोर्स जब कम हो जाता है NaCl में, Na प्लस और Cl, Na और Cl के बीच में, तो जब फोर्स कम हो जाएगा 80 के गुणक में तो ये बंधन ढीले पड़ जाएंगे और ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। आकर्षण बल जब कम हो जाएगा 80 गुना तो क्या हो जाता है, जिससे आयन विलयन में मुक्त रूप से गमन करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जब बीच का बंधन कमजोर हो जाएगा तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस से मिल करके बना है, तो जब बंधन कमजोर होगा तो Na प्लस और Cl माइनस मुक्त हो जाएंगे और विलयन में मुक्त रूप में इधर उधर चलने लगेंगे या गमन करने लगेंगे। ये जल अणुओं के साथ जलयोजित होकर पृथक हो जाते हैं। तो ये जल के अणुओं के साथ जलयोजित होकर के पृथक हो जाते हैं। जलयोजित होने को अंग्रेजी में हाइड्रेशन बोलेंगे। हाइड्रेशन का मतलब है जलयोजित, जलयोजित का मतलब जल से योग, योग का मतलब जुड़ जाना।
तो जैसे रबर की बाल को पानी में डुबो करके निकाल लें तो पानी उसमें चिपक जाता है, उस प्रकार से आयनों में पानी चारों ओर चिपक जाता है। इसी को हाइड्रेशन कहते हैं और हिंदी में जलयोजित होना कहते हैं। तो इस बात को समझना है। तो वही कह रहा है कि जल के अणु के साथ जलयोजित होकर के पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि पानी में जब NaCl को डाल दिया गया तो Na+ और Cl- ये आयन जो है पानी के अणु उसके बीच में घुस गए, क्योंकि 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पानी का, तो 80 गुना उनके आकर्षण बल को कम कर दिया। तो Na+ देखिए बाहर बाहर H+ लिखा है यानी, और ये O देखिए लिखा है यानी H2O, मतलब जल के अणु जो है इसके चारों ओर घेरे हुए हैं Na+ को। इसी प्रकार Cl- लिखा है H+, O-, ये O- होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये इस तरह से आपस में जल योजित हो जाते हैं, यानी पानी के अणु घेर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cl- है तो प्लस- आकर्षित होते हैं, तो देखिए +Cl के पास बनाया गया है और O को दूर बनाया गया है, क्योंकि निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर देखिए Na+ और O- को Na के पास बनाया गया है, क्योंकि माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्लस वाले प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए विपरीत वाले दूर हैं, समान वाले पास। इसी प्रकार देखिए पानी का बनाया है H++ और O-, ये चारों ओर है, और Na+ है Cl- है इस तरह से। इसी प्रकार ये Na+ बना दिया है और उसी तरह H+ और O- होंगे। यहाँ Cl बनाया है माइनस में। इसी प्रकार मतलब चारों ओर ये स्थिति बनती है। तो देखिए कह रहा है कि जल में सोडियम क्लोराइड का वियोजन यानी डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन द वाटर। तो Na+ तथा Cl- आयन ध्रुवीय जल अणु के साथ जल योजित होकर स्थायी हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन जब हो जाता है Na+ और Cl- का, और चूंकि इनमें आवेश है तो एक पोल की तरह काम करेगा, इसलिए ध्रुवीय कह रहा है। तो Na+ और Cl- एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव, तो यानी ध्रुव की तरह काम करेगा, द्विध्रुव की तरह। तो इसीलिए कह रहा है कि Na+ तथा Cl- आयन ध्रुवीय जल अणु के साथ, जल में भी उसी प्रकार है H+ और O-, तो इसमें भी ध्रुव है, के साथ जलयोजित होकर स्थायी हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन हो जाने से Na+ और Cl- ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनन की तुलना एसिटिक अम्ल के आयनन से करने पर हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि दोनों ही ध्रुवीय अणु हैं, फिर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से आयनित होता है, परंतु एसिटिक अम्ल आंशिक रूप से 5% से भी कम आयनित हो पाता है। तो फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनन की तुलना एसिटिक अम्ल के आयनन से करने पर हमें प्राप्त होता है कि यद्यपि दोनों ही ध्रुवीय हैं, यानी एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ध्रुवीय हैं, परंतु फिर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से आयनित होता है, यानी HCl जो है हमारा ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक अम्ल हमारा वीक मतलब स्ट्रांग HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है, प्रबल अम्ल, और एसिटिक अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल है, इसलिए कम आयनित होता है। आयनन के आधार पर ही हम प्रबल और दुर्बल दो भागों में बांटते हैं। तो आयनन की मात्रा इनके मध्य उपस्थित बंधों की सामर्थ्य तथा आयनों के जलयोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो आयनन की मात्रा है, तो यहाँ पर लिखिए आयनन की मात्रा इनके मध्य उपस्थित आबंधों की सामर्थ्य यानी पावर तथा आयनों के जल योजन की मात्रा पर निर्भर करती है, कितना हाइड्रेशन की पावर है या क्षमता है।
तो इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देखते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, तो देखिए कह रहा है द एक्सटेंट टू व्हिच आयोनाइजेशन ऑकर्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की पावर पर डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन यानी आयनन, एंड द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस, और सॉल्वेशन पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि पूर्व में वियोजन तथा आयनन पद भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। तो वियोजन को अंग्रेजी में डिसोसिएशन बोलेंगे। तो देखिए वियोजन और अपघटन दो शब्द थे। तो वियोजन हमारा और अपघटन दो शब्द थे, तो उसी में ये वियोजन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वियोजन तथा आयनन पद भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। तो अब वियोजन और अपघटन के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वियोजन या अपघटन का मतलब है किसी यौगिक का दो भागों में टूट जाना। जैसे CaCO3 है तो CaO और CO2 बन जाए, तो इसे हम वियोजन या अपघटन कहेंगे। तो विलेय के आयन जो उसकी ठोस अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं के जल में पृथक्करण की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं हमारे, विलेय का मतलब सॉल्यूट अंग्रेजी में, जो उसकी ठोस अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं यानी सॉलिड स्टेट में है, के जल में पृथक्करण की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। अगर जल में वो पृथक होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। तो विलेय के आयन जो उसकी ठोस अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं, जो जल में पृथक्करण की प्रक्रिया को वियोजन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब है कि NaCl जब ठोस अवस्था में रहता है तब भी उसमें Na+ और Cl- मौजूद रहते हैं, लेकिन जब उसको पानी में डाल दिया जाता है तो वही अलग अलग हो जाते हैं Na+ और Cl- में। तो इस प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया है सोडियम क्लोराइड। जबकि आयनन वो प्रक्रिया है जिसमें उदासीन अणु विलयन में टूटकर आवेशित आयन देते हैं। तो ध्यान दीजिए, वियोजन और आयनन दोनों स्पष्ट हो गए। तो आयनन वो प्रक्रिया है जिसमें उदासीन अणु विलयन में टूटकर आवेशित आयन देते हैं। यहां हम इन दोनों पदों को अंतर बदल कर प्रयुक्त करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आयनन और वियोजन यानी डिसोसिएशन दोनों में क्या अंतर है? डिसोसिएशन हम उसको कहेंगे कि उसमें आयन पहले से मौजूद हो और जब उसको पानी में डाला जाए तो वही आयन अलग अलग हो जाए, तो ये हमारा वियोजन है। जबकि आयनन क्या है कि उदासीन कोई मॉलिक्यूल है, अणु है, उसको विलयन में डालें तो टूट करके वो आवेशित हो जाए। तो ये आयनन और वियोजन में अंतर है, इसको ध्यान देना। कह रहा है यहाँ हम इन दोनों पदों को अंतर बदल कर प्रयुक्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अंतर बदल करके इन दोनों पदों को यानी जो आयनन और वियोजन है इसको हम आगे यूज करेंगे। तो अंग्रेजी में देखिए कह रहा है कि हियर वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, यानी आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों में कह रहा है कि वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दोनों में हम अंतर नहीं करेंगे। एंड यूज द टू टर्म इंटरचेंजेबली,
मतलब इसको अंतर बदल करके यानी अदल बदल के यूज करेंगे, कहीं आयनन कहीं वियोजन यानी डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि अब पुस्तक में जहाँ भी हम यूज करेंगे तो इसको आप बहुत ज़्यादा वो ना करिए, क्योंकि आयनन और वियोजन हमने बता दिया। अब इनको हम अंतर बदल करके मतलब इंटरचेंज करके कहीं आयनन कहीं वियोजन यूज करेंगे। अब देखिए हमने तथा क्षारक की आर्हेनियस धारणा। तो आर्हेनियस जिसको कह रहा है, तो आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस, तो एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने किसको एसिड कहा जाए यानी अम्ल कहा जाए और किसको बेस यानी क्षार कहा जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक जो है कॉन्सेप्ट दिया। धारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसे एसिड किसे बेस कहेंगे, तो उसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो देखिए कह रहे हैं कि आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्हेनियस के हिसाब से देखिए, पता नहीं एसिड क्या है बेस क्या है, लेकिन एक मापदंड माना गया कि अगर हम आर्हेनियस की बात मान लें तो इनके हिसाब से अगर पानी में टूट करके कोई H+ देता है तो मानेंगे कि वो एसिड है, और अगर OH- देता है तो हम ये मानेंगे कि वो बेस है। तो इस प्रकार जल में एक अम्ल HX का आयनन निम्नलिखित समीकरण से किसी एक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जैसे HX है, एक्वस का मतलब इसको पानी में डाल दिया गया, तो H+ पानी में प्राप्त होंगे और X- पानी में प्राप्त होंगे। या HX का जलीय विलयन है और इसको एक्वस, HX एक्वस का मतलब उसी तरह जैसे हाइड्रेटेड था जलयोजित, तो इसको जब पानी जो लिक्विड है उसमें डाला गया तो H3O+ एक्वस प्लस X- एक्वस बन गया। तो ये दो आयन हमको प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए H+ प्राप्त हुआ, यहाँ पर H+ दिखा रहा है और यहाँ पर H3O+ दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक मुक्त प्रोटॉन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो एक जो मुक्त प्रोटॉन, इसको H+ को मुक्त प्रोटॉन क्यों कह रहा है? इसको इसलिए प्रोटॉन कह रहा है क्योंकि हमारा हाइड्रोजन 1H1 होता है। 3 प्रकार के हाइड्रोजन थे, हमने आपको बताया था, तीनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं यानी समस्थानिक हैं। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्राइटियम है। तो प्रोटियम की बात करें तो नाम इसका प्रोटियम प्रोटॉन से ही है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाए तो H+ बन जाएगा, और जब ये H+ बनेगा तो इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो अब इसके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन बचेंगे, इसीलिए इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो इसीलिए कह रहा है एक मुक्त प्रोटॉन यानी H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है, स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में इसका अस्तित्व नहीं है। तो इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है कि स्वतंत्र रूप से ये वाटर के सॉल्यूशन में नहीं पाया जाएगा। यह विलायक जल अणु के ऑक्सीजन से संबंधित होकर त्रिकोणीय पिरामिडीय हाइड्रोडियम आयन यानी H3O+ देता है। बॉक्स देखें तो नीचे दिया होगा। तो कह रहा है ये H+ इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि ये जल के अणु में जो ऑक्सीजन होती है उससे मिल करके H3O+ बना देता है। तो ये इसका शेप बता रहा है ट्राइएंगुलर पिरामिडल यानी त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि O अंदर है और इस तरह से H बाहर सज जाएंगे, ये इस तरह। तो इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? त्रिकोणीय हो जाएगी, ट्राइएंगुलर और बाई पिरामिडल होगी, 2 पिरामिड बनेंगे।
तो इस प्रकार से ये अंदर O+ रहेगा। तो इस प्रकार से संरचना बनती है। इसका विस्तृत जो अध्ययन हम लोग करेंगे शेप का, वो अगला आगे चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें जो है हम लोग इसका रासायनिक आबंधन तो विस्तार से इसकी स्टडी करेंगे। अगर आपके कोर्स में होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि बॉक्स में देखें, तो ये देखिए बॉक्स है, इसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोनियम एवं हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन को देखते हैं। तो कह रहा है हाइड्रोजन आयन जो स्वयं एक प्रोटॉन है, बहुत छोटा होने एवं जल अणु पर गहन विद्युत क्षेत्र होने के कारण स्वयं को जल अणु पर उपस्थित दो एकाकी युग्मों में किसी एक के साथ जुड़कर H3O+ देता है। तो बहुत छोटा होता है, इसका डायमीटर यानी व्यास 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितना छोटा होता है और स्वयं एक प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये क्या करता है कि जो जल का अणु होता है उसमें, जल के अणु में 2 H और 1 O होता है। तो क्या करता है, इससे मिल जाता है, यानी कह रहा है 2 एकाकी युग्मों में किसी एक के साथ जुड़कर H3O+ देता है। तो जो दो एकाकी युग्म हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 ये H हो गए, एक एकाकी युग्म का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, और ये O- है, O रहेगा। तो किसी भी एक बॉन्ड से मतलब जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे H2O है तो ये H2O है तो ये H जुड़ा है, ये H2O है तो इनमें से कोई एक H जुड़ा है, मतलब इन्हीं के बीच में जुड़ जाता है। कह रहा है हम स्पीसीज को कई यौगिकों जैसे उदाहरण H3O+Cl- में ठोस अवस्था में पहचाना गया है। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, कई ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें इसको पहचाना गया है। H3O जो प्लस हमारा ये आयन है। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन फिर से जलयोजित होकर H5O2+, H7O3+ एवं H9O4+ सदृश स्पीसीज बनाती। तो ये फिर से जलयोजित हो जाता है और H3O+ और H3O+ जब मिलेंगे तो यहाँ पर H5O2 बन जाता है। इसी प्रकार जब ये फिर जलयोजित होंगे तो H7O3+ बन जाता है। मतलब इससे इसी तरह से हाइड्रेटेड होते रहते हैं और इस प्रकार की स्पीसीज बनती रहती है। तो कह रहा है इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयन जलयोजित होकर कई ऋणात्मक स्पीसीज, हाइड्रोक्सिल आयन यानी मतलब OH- जो है जलयोजित यानी हाइड्रेटेड होकर के H3O2-, H5O3-, H7O4- आदि बनाते रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है पानी के अंदर। तो वही कह रहा है कि चित्र तो हमने देख लिया, बॉक्स में देखें हम H+aqueous यानी जो हाइड्रेटेड है तथा H3O+aqueous दोनों को ही जलयोजित हाइड्रोजन आयन जो जल अणुओं से घिरा हुआ एक प्रोटॉन है के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इन दोनों को देखिए, ध्यान दीजिए, अब गलती नहीं करना है कि H+ हो या H3O+ हो, दोनों को ही हम एक प्रोटॉन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इस अध्याय में इसे साधारणतया H+aqueous या H3O+aqueous को अंतर बदल कर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए वही है कि जैसे आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को हम अदल बदल के यूज करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर H+aqueous और H3O+aqueous को अदल बदल कर हम जलयोजित प्रोटॉन ही मानेंगे, यानी हाइड्रेटेड प्रोटॉन। एक्वस का मतलब ये हाइड्रेटेड है, यानी इसके चारों ओर पानी के अणु इसको घेरे हुए। इसी प्रकार MOH सदृश किसी क्षारक या अणु, अब देखिए यहाँ पर पीछे जो रिएक्शन लिखते थे तो उसमें एक्वस लिखा रहता था, तो उसका मतलब यही था कि पानी के अणुओं द्वारा हाइड्रेटेड थे वो, यानी जलयोजित आयन थे। इसी प्रकार MOH सदृश किसी क्षारक का अणु जलीय
विलयन में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार आयनित होते हैं। तो MOH एक्वस का मतलब हाइड्रेटेड है, जलयोजित MOH है। इसकी जब रिएक्शन पानी में जब MOH है ये M+ एक्वस और OH- एक्वस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाइड्रॉक्सिल आयन भी जलीय विलयन में जलयोजित रूप में रहता है, जैसा बाक्स देखें अभी हमने देखा है। परंतु आर्हेनियस की अम्ल क्षारक धारणा की अनेक सीमाएं हैं। यह केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होती है। यह अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों की कोई स्पष्ट नहीं कर पाती है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि जो आर्हेनियस की संकल्पना है यानी कॉन्सेप्ट है, तो यह केवल हमारी जो पानी में डाले गए पदार्थ हैं उन्हीं के लिए लागू होती है, और जिनमें H+ या OH- नहीं है उनके लिए लागू नहीं होती। देखिए कह रहा है कि यह केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होती है। यह अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाती है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं है। तो जिसमें H+ और OH- नहीं है तो उनके एसिडिक या बेसिक लक्षण के बारे में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं व्याख्या कर पाता है। इसको ध्यान देना। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लिए जाहिर सी बात है कि जलीय विलयन में वो पदार्थ होना चाहिए और H+ और OH- आयन होने चाहिए। तो जिसमें H+ होगा उसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड मानेगा, जिसमें OH- होगा उसे बेस मानेगा। अगर ये नहीं है तो फिर आर्हेनियस के द्वारा हम एसिड और बेस के बारे में नहीं बता सकते। जैसे अमोनिया हमारी बेसिक होती है, क्षारीय होती है, लेकिन आर्हेनियस इसको नहीं बता पाता है कि ये बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रॉक्सिल यानी OH- समूह या ग्रुप नहीं है। तो ये बात हमें स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर आर्हेनियस साइंटिस्ट का जीवन परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चूंकि एग्जाम में आना नहीं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कह रहा आर्हेनियस का जन्म स्वीडन में उपसाला के निकट हुआ था। सन 1884 में उन्होंने उपसाला विश्वविद्यालय में विद्युत अपघटन विलयन की चालकताओं पर शोध ग्रंथ यानी थीसिस प्रस्तुत किया। अगले 5 वर्षों तक उन्होंने बहुत यात्राएं की तथा यूरोप के शोध केंद्रों पर गए। सन 1895 में वे नव स्थापित स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में भौतिकी के आचार्य पद पर नियुक्त किए गए। देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। काम कहाँ किया? केमिस्ट्री में। तो किसी के ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है और कोई उसका मापदंड नहीं है, न कोई उसकी सीमा। फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बताया केमिस्ट्री के बारे में। सन 1897 से 1902 तक वे इसके रेक्टर भी रहे। डायरेक्टर होना चाहिए, देखिए गलत हो गया होगा। सन 1905 से अपनी मृत्यु तक वे स्टॉकहोम के नोबल संस्थान में भौतिक रसायन के निदेशक पद पर काम करते रहे। वे कई वर्षों तक विद्युत अपघटन विलयनों पर काम करते रहे। 1899 में उन्होंने एक समीकरण जो आज सामान्यतः आर्हेनियस समीकरण कहलाता है के आधार पर अभिक्रिया दर की ताप पर निर्भरता का वर्णन किया। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। प्रतिरक्षा रसायन यानी इम्यूनोकेमिस्ट्री, ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, जीवन का स्रोत यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ तथा हिम युग के कारण यानी काज ऑफ आइस एज संबंधित क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव को यह नाम देकर इसकी विवेचना की। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसका नाम किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। तो ये हो सकता है केमिस्ट्री में पूछ ले, अरे उसमें बायोलॉजी में। तो सन 1903 में विद्युत अपघटनों के विघटन के सिद्धांत एवं रसायन विज्ञान के विकास में इसकी उपयोगिता पर उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए,
लेकिन जब नीट का पेपर करते हैं तो जनरली क्वेश्चन आए नहीं हैं। अब अगली हमारी हेडिंग आ जाती है ब्रांस्टेड, लोरी, अम्ल एवं क्षारक। तो ब्रांस्टेड और लोरी के हिसाब से किसे हम एसिड और किसे बेस कहेंगे, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।